कुछ शर्म होना चाहिए, कोई लाज होना चाहिए, कोई लिहाज होना चाहिए, कुछ एहसान की भी भावना होनी चाहिए कि महतो आपको पार्टी में लाता है, महतो आपको टिकट देता है, महतो आपको फ्लैक्स बैनर पंपलेट का अरेंजमेंट कराता है, आपके लिए आपका चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका फीडबैक भी महतो ले रहा है, फिर भी आप महतो को कोस रही हैं। वो एक बारबी डॉल जैसी नेत्री है। मतलब बारबी डॉल बोले तो मतलब पहन लिए, आदिवासी परिधान पहन लिए, कुछ गजरा वगैरह लगा लिए, एक रिप्रेजेंट कर लिए कि एक सेलिब्रिटी स्टाइल में उनकी एंट्री होती है। अरे भाई, आपका ग्राउंड वर्क भी तो होना चाहिए। डियर पार्क के अपोजिट उनका एक ढाबा छोटा सा चलता था, जब जिसमें बमुश्किल 1000-1500 रुपए का सेल होता होगा। बहुत मुफलिसी की जिंदगी वो गुजार रही थी और हमने खुद से उनको बर्तन धोते तक देखा। तो हमें ऐसा लगा कि एक आदिवासी महिला है, संघर्षशील महिला है, इनको एक मौका मिलना चाहिए और बातचीत के क्रम में उनको हमने हमारी पार्टी के बारे में बताया। वो कह रही है कि ये जो जेल कैम्प है ये कुर्मियों की पार्टी है और आदिवासी चेहरों को रखना नहीं चाहती है, इसलिए उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। माइक में वो बोल रही हैं कि वो 81 पे एक भारी हैं। भाई, क्या क्राइटेरिया पे आप एक भारी हैं? कार्यक्रम के आधार पे भारी हैं। कितने कार्यक्रम आपने किए गुमला क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में? अगर आप अपने आप को बड़ी नेत्री मानती हैं, कद्दावर नेत्री मानती हैं, आदिवासी महिला नेत्री मानती हैं, अग्रणी नेत्री मानती हैं, तो उसका असर आपके जमीन पे भी तो, आपके क्षेत्र में भी तो दिखना चाहिए। मजाक के तौर पे भी हमने कभी टिकट के बदले जो है पैसा दो या गाड़ी दो या कुछ भी दो, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 1913 में HS रिस्ले द्वारा एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराया गया ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स का, कि ट्राइब्स कौन लोग हैं, नॉन ट्राइब्स कौन लोग हैं। और उस समय जो ट्राइब्स की लिस्ट आई, उस ट्राइब्स की लिस्ट में मुंडा भी थे, उरांव भी थे, हो थे, खड़िया थे, टोटल 13-14 से ज्यादा ट्राइब्स थे और कुर्मी भी थे उसमें। लेकिन निशा भगत तो ये भी कह रही है कि पेशा को लेकर जब वो पदयात्रा कर रही थी, पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अध्यक्ष जी को यानी कि जयराम जी को जब फोन किया गया कि आइए हम राजभवन पहुंच गए हैं, तब भी वो नहीं आए। अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं, कुछ त्रुटियां अगर हुई भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह की गलतियों का वजह पूरे समाज को तो नहीं दिया जा सकता है? ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। 20 तारीख में हमारे कुर्मी समाज के द्वारा टोटल 100 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, रेलवे स्टेशन। चूंकि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, तो 100 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं और अलग अलग अगुवाओं को अलग अलग स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। मूरी और बरकाकाना स्टेशन, 2 स्टेशन का चॉइस हमें दिया गया है। मैं मूरी या फिर बरकाकाना स्टेशन पे रहूंगा। अपने तमाम समर्थकों के साथ में, तमाम समाज के लोगों के साथ में हम लोग बरकाकाना या मूरी स्टेशन पे रहेंगे। कुर्मी समाज अगर मांग कर रहा है तो वो राज्य सरकार से मांग नहीं कर रहा है, वो केंद्र सरकार से मांग कर रहा है। और संवैधानिक देश में उचित प्लेटफॉर्म पे उचित मांग रखने का सबको अधिकार है। मांगे मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी, ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ चीजें हैं। इस पे आपको या राज्य सरकार के किसी लोगों को बयान देने से बचना चाहिए। दोस्तों, कुर्मी समाज की वर्षों पुरानी मांग रही है एसटी सूची में शामिल होने के लिए, और समाज जो है लंबे समय से इसके लिए संघर्षरत भी है और समय समय पर इसको लेकर आंदोलन करता रहता है। आगामी 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन इनका होने वाला है और इसको लेकर जो तैयारी है वो चरम पर है। और देखिए, इस कुर्मी आंदोलन को लेकर इनके ही पार्टी के एक सदस्य ने जैसे ही बयान दिया, हम निशा भगत की बात कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, बाकायदा 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। निशा भगत ने कुर्मी के अगेंस्ट में बयान दिया था और उसको लेकर पार्टी ने क्या निर्णय लिया ये भी आपके सामने है। लेकिन पार्टी से जैसे ही निशा भगत को निकाला गया, निशा भगत कई ऐसे बयान दे रही है जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बयान में कहीं ना कहीं संतोष महतो, विराट महतो, इन लोगों का नाम आ रहा है। हम समाज के काम पर भी बात करेंगे, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष महतो जी हैं, पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। संतोष जी, जो समाज की मांग रही है एसटी सूची में शामिल होने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आप पर और पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम पहले बातचीत करना चाहेंगे। निशा भगत का ये आरोप है कि आपने 10 लाख रुपए मांगा था टिकट के एवज में और स्कॉर्पियो भी मांगा था। क्या है ये पूरी कहानी, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा है कि
ये प्रचारित कर रही हैं निशा भगत कि जब वो कुर्मी के खिलाफ बोलना शुरू की तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन पार्टी के केंद्रीय सचिव के तौर पे मैं ऑफिशियल स्टैंड अपना बताना चाहता हूँ, पार्टी का स्टैंड बताना चाहता हूँ कि इनको पार्टी में लाने का जो पहला रीज़न था, पहला कारण था कि इनको हमने जब देखा तो वो एक आम से ढाबे में ढाबा चला रही थी और खुद से भी बर्तन धो रही थी। उनकी माली स्थिति ऐसी थी कि वो ढाबा चला रही थी और ढाबे में बमुश्किल प्रत्येक दिन का 1000 या 1500 रुपये का सेल होगा, ऐसी स्थिति उनकी चल रही थी। कहाँ है? ये डियर पार्क जो है खुटी में, उसके गेट के अपोजिट साइड में ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। निशा भगत को मैं छात्र जीवन से जानता हूं, जब वो एबीवीपी की सदस्य हुआ करती थी और उस समय मैंने उनको काफ़ी एनर्जेटिक महिला के तौर पे या छात्रा के तौर पे उनको संघर्ष करते हुए देखा था। तो एक पुरानी याद थी उनके साथ हमारी जुड़ी हुई और पुराना जान पहचान था उनसे। बाद में वो अलग अलग पार्टियों से जुड़ी, जदयू में भी रहीं, फिर इंटक में जुड़ी, कांग्रेस में भी रहीं वो, लेकिन वो जगह और वो पहचान वो बना नहीं पाई थी। लास्ट में उनके मन में निराशा घर कर गई थी और वो लगभग राजनीति से आउट हो चुकी थी, अंडरग्राउंड हो चुकी थी। निशा भगत का कोई नामो निशान झारखंड के राजनीति में या गुमला के राजनीति में या रांची के राजनीति में कहीं पे भी नहीं था। ऐसे समय में एक ऐसा संयोग बना कि डियर पार्क के अपोजिट उनका एक ढाबा छोटा सा चलता था, जब जिसमें बमुश्किल 1000-1500 रुपये का सेल होता होगा। बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी वो गुजार रही थी और हमने खुद से उनको बर्तन धोते तक देखा। तो हमें ऐसा लगा कि एक आदिवासी महिला हैं, संघर्षशील महिला हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए और बातचीत के क्रम में उनको हमने हमारी पार्टी के बारे में बताया। तो पहला आधार जो है निशा भगत का ये बना कि वो मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रही थी। इसका मतलब मुझे और हमारी पार्टी को बिल्कुल एहसास था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे समय में आप बताइए कि हम आपके ऊपर या दया कह सकते हैं या एहसान कह सकते हैं या एक मौका देना कह सकते हैं कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप फिर से राइज करें, फिर से आप रिवोल्ट करें और आप उस मौके को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। तो मतलब ये तो वही साबित हो गया कि आप सपोलो को जितना भी दूध पिला लो, वो बिना डसे जो है वो आपकी ज़िंदगी से जाते नहीं हैं। ये बिल्कुल निराधार बात है, पैसे की कोई बात नहीं है। अगर हमें इस बात के क्षमता का एहसास होता कि निशा भगत 10 लाख रुपए दे सकती हैं या स्कॉर्पियो दे सकती हैं, तो हम लोग उनको पार्टी में लाते नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे टीम के साथ काम कर रहे हैं जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो संघर्ष के बुनियाद पे झारखंड की राजनीति को, झारखंड के राजनीति के परिपाटी को बदलना चाहते हैं। हमारा आर्थिक आधार कभी भी किसी प्रत्याशी को टिकट देने का नहीं रहा है। तो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमने ना तो पैसा मांगा है, ना ही स्कॉर्पियो मांगा है? कभी नहीं, कभी इस तरीके की बात नहीं हुई है, कभी मजाक में भी इस तरीके का बात नहीं हुई है। देखिए, हम लोग फ्रेंडली नोट पे बहुत तरीके की बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उस मजाक के तौर पे भी हमने कभी टिकट के बदले जो है पैसा दो या गाड़ी दो या कुछ भी दो, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हमेशा से मैं निशा भगत का शुभचिंतक रहा हूँ, वो भी मुझे भाई बोलते रही हैं, मैं भी उनको दीदी बोलता रहा हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उनके मन में इतनी कटुता कैसे आ गई पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ या पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो के खिलाफ। हमें खुद इस बात का बेहद आश्चर्य है। एक आदिवासी महिला खुद का रेस्टोरेंट खोल रही है, अपने रेस्टोरेंट में बर्तन धोना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। सब तो घर में, अपने घर में भी बर्तन धोते हैं। इसी खुददारी की वजह से, इसी संघर्ष को सलाम करते हुए हमने उनको मौका दिया, ना कि उनकी आर्थिक क्षमता का आकलन करके हमने उनको मौका दिया है। ये बिल्कुल निराधार बात है। ये प्रसंग निशा भगत जी के द्वारा भी नहीं उठाना चाहिए था और शायद हमारे द्वारा भी यह नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, उनको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो बातें सच्चाई, इसीलिए सच्चाई बताने के लिए ही हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है। नहीं तो मैं भी अवॉइड कर रहा था कि पब्लिक डोमेन में अपनी ही पार्टी, अपनी ही एक सीनियर महिला नेत्री के खिलाफ ये बोलना ठीक नहीं लगता है। लेकिन जो सच है वो सच ये है कि उनकी मुफलसी देख के, उनका स्ट्रगल देख के, उनका जज्बा को देख के, और हमें कहीं ना कहीं निशा भगत एक एनर्जेटिक महिला है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो बात बुलंदी से रखती हैं, मुखरता से रखती हैं, इस बात को हम लोग खुद भी सल्यूट करते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आप न लगाएं हमारे ही खिलाफ। हमने अगर आपके प्रोडक्टिव एनर्जी, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देख के आपको मौका दिया, तो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे तो हमें तो विरोध में बोलना पड़ेगा ना, या सच्चाई तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ेगा।
चलिए संतोष जी, जब तक निशा जी पार्टी में थी तब तक जयराम जी को लेकर या फिर अन्य सदस्यों को लेकर कभी कुछ इस तरह का बात नहीं आया। जैसे पार्टी से निकाली गई उस अब जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अंदर थी। पूरा वाक्य आपको बताता हूँ। निशा भगत जी को हमने कहा कि आप अपने क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम करिए, उस क्षेत्र में बृहद स्तर पर आपका हम लोग पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। लेकिन इस बात से ही वो कतराती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास था कि गुमला या उनके विधानसभा क्षेत्र से जहां वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं, उनका जमीनी पकड़ जीरो है। वो इस बात से परहेज करती रही कि उनको कोई बड़ा आयोजन न करना पड़े, कोई बड़ा बैठक न करना पड़े, कोई बड़ा सभा न करना पड़े, बल्कि गुमला से 200 किलोमीटर दूर लगभग पेटरवार के एक क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो जी का एक कार्यक्रम था, दूसरे संदर्भ में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हमारी अगुवाई में हमने उनको पार्टी में विधिवत तौर पे शामिल कराया। उसके बाद से ज्वाइनिंग के बाद से गुमला क्षेत्र, रांची क्षेत्र या पूरे झारखंड में जेल कैंप का कोई भी एक सभा, कोई भी एक बैठक, किसी एक कार्यक्रम की अगुवाई निशा भगत जी ने नहीं की। लेकिन निशा भगत तो ये भी कह रही है कि पेशा को लेकर जब वो पदयात्रा कर रही थी, पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अध्यक्ष जी को यानी कि जयराम जी को जब फोन किया गया कि आइए हम राजभवन पहुंच गए हैं, तब भी वो नहीं आए। देखिए, ये जो कॉपी पेस्ट उनका जो पदयात्रा था, उससे ठीक पहले खतियानी पदयात्रा अमित मंडल और हमारे पार्टी के बैनर के तहत दुमका से रांची के लिए, रांची राजभवन तक के लिए किया गया था। और इसी पदयात्रा का कॉपी करते हुए उनको लगा कि इस पदयात्रा का माइलेज जो है पार्टी को मिलेगा या उनको मिल सकता है, या कॉन्सेप्ट का कॉपी करके उन्होंने पदयात्रा किया। पहली बात। दूसरी बात यह जो पदयात्रा हुई थी निशा भगत जी के द्वारा, वो जेल कैंप के बैनर पे नहीं था, वो कोई सरना समिति या ऐसा कोई दूसरे बैनर पे था। अब आप बताइए कि आप किसी राजनीतिक दल की प्रत्याशी हैं, अब वेल नोन फिगर हैं, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे फ्रंट लाइन पे खड़ा करके आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपको भाषण दिलवाया जा रहा है, और आपको जब एक कार्यक्रम का प्लान बनता है तो आप दूसरे बैनर में करती हैं। तो ये किसी सामाजिक बैनर पे अगर आप पदयात्रा करती हैं तो हम उसका भी कद्र करते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि कोई सामाजिक बैनर के पदयात्रा को राजनीतिक समर्थन मिले तो उसमें भी आपके समाज में फूट पड़ सकता है या लोगों में मतभेद हो सकता है। दैट इज वाई हमारे तरफ से कोई कॉपरेट नहीं हुआ। उन्होंने कभी कोई कॉपरेट के लिए या किसी सहयोग के लिए अप्रोच भी नहीं किया है। जयराम जी को बोला गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला गया है। अगर उनको बोला गया होता तो बतौर रांची के टीम या गुमला के टीम लोगों को ऑफिशियल आदेश मिलता कि भाई इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, लेकिन इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन निशा भगत के द्वारा कभी भी पार्टी को नहीं किया गया। उनकी नाराजगी मैं आप जोड़ना चाहता हूं कि उनकी नाराजगी की वजह मैं आपको बताता हूं कि वो एक बारबी डॉल जैसी नेत्री हैं। मतलब बारबी डॉल बोले तो मतलब पहन लिए, आदिवासी परिधान पहन लिए, कुछ गजरा वगैरह लगा लिए, एक रिप्रेजेंट कर लिए कि एक सेलिब्रिटी स्टाइल में उनकी एंट्री होती है। अरे भाई, आपका ग्राउंड वर्क भी तो होना चाहिए। आप कभी अपने से टेंट लगाएं, कभी आप अपने से बैठक आयोजित करें, कभी आप अपने टीम के लोगों को मोटिवेट करें बैठक के लिए, कभी संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए गुमला क्षेत्र में कार्यक्रम कराएं। पेटरवार में कार्यक्रम होगा, आपको बुलाया जाएगा। रामगढ़ में कार्यक्रम होगा, आपको बुलाया जाए। दुमका में कार्यक्रम हो, बुलाया जाए। कभी गुमला में भी तो कार्यक्रम करिए आप। जिस क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना है, जिस क्षेत्र से आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले बैठी हैं, आप विधायक बनना चाहती हैं, आप विधानसभा के अंदर जाना चाहती हैं, आप देखिए माइक में वो बोल रही हैं कि वो 81 पे एक भारी हैं। भाई, क्या क्राइटेरिया पे आप एक भारी हैं? कार्यक्रम के आधार पे भारी हैं। कितने कार्यक्रम आपने किए गुमला क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में? अगर आप अपने आप को बड़ी नेत्री मानती हैं, कद्दावर नेत्री मानती हैं, आदिवासी महिला नेत्री मानती हैं, अग्रणी नेत्री मानती हैं, तो उसका असर आपके जमीन पे भी तो, आपके क्षेत्र में भी तो दिखना चाहिए। गुमला क्षेत्र के नीचे पंचायत लेवल, पंचायत कमेटी से लेके जिला कमेटी के लोगों से आप उनका फीडबैक ले लीजिए। उनका यही है, भाई सब कोई दरी बिछाओ, सब कोई बैठो, सब कोई आयोजन करो, हम बतौर मुख्य अतिथि वहां पहुंचेंगे। उनका कार्यशैली बिल्कुल भी किसी राजनेता की तरह नहीं है, उनका कोई जमीनी आधार नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी वजह से उनको इस बात का खुन्नस है। अभी हमारा पार्टी का अधिवेशन हुआ बोकारो में, वहां पे भी वो पूरे तामझाम के साथ पहुंची कि भाई उनको कोई केंद्रीय स्तर का पद मिल जाए या राज्य स्तर का पद मिल जाए। निराशा इस बात का है।
उनको लगा कि उनका बारबी डॉल प्रेजेंटेशन से पार्टी प्रभावित हो जाए, लोग प्रभावित हो जाए और दिन रात जो है शॉर्टकट। निशा भगत ने जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट के रास्ते से ही सफलता पाना चाहा है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मेहनत करना, जमीन पे मजबूत से पकड़ बनाना, कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में मजबूत पैठ बनाना, इसके लिए कभी उनका प्रयास नहीं रहा है। संतोष जी, आप जो रीजन दे रहे हैं निशा भगत का इस तरीके से बयानबाजी के पीछे का, वो कह रही है कि ये जो जेल कैम है ये कुर्मियों की पार्टी है और आदिवासी चेहरों को रखना नहीं चाहती है, इसलिए उसके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। निशा भगत को जेल कैम में लाने वाला संतोष महतो, उनको टिकट देने वाला जयराम महतो, उनके चुनाव में झंडा, बैनर, फ्लैग्स पहुंचाने वाला XYZ महतो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो भाई आप मतलब कुछ शर्म होना चाहिए, कोई लाज होना चाहिए, कोई लिहाज होना चाहिए, कुछ एहसान की भी भावना होनी चाहिए कि महतो आपको पार्टी में लाता है, महतो आपको टिकट देता है, महतो आपको फ्लैक्स, बैनर, पंपलेट का अरेंजमेंट कराता है, आपके लिए आपका चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका फीडबैक भी महतो ले रहा है, फिर भी आप महतो को कोस रही हैं। तो मेरा कहना है कि भाई अगर आप नक से लेकर सीख तक आपका काम करने वाला, आपको सहयोग करने वाला महतो है, फिर भी आप महतो को गाली दे रही हैं, इसका वजह यह है कि महतो कोई फैक्टर नहीं है, आपके मन में जो है वो द्वेष है, मन में कुंठा है और कोई बात नहीं। एक लाइन हम जोड़ना चाहेंगे, इसी में वो कह रही थी कि जब सरना ईसाई का मामला हो रहा था, सरना झंडा उखाड़ने का, उस वक्त जब ईसाइयों के विरुद्ध बोल रही थी, उस वक्त अध्यक्ष जी ने कहा था, यानी कि विधायक जी ने कहा था कि निशा भगत जो है समाज की बेटी है, अपने समाज के लिए लड़ रही है। और अभी निशा भगत जब कुर्मियों के अगेंस्ट में बात कर रही है तो निशा जी का कहना, अभी भी तो हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, फिर क्यों पार्टी ने मुझे निकाला। देखिए, चेतावनी का दौर कब से शुरू हुआ? जब इनको टिकट दिया गया। चेतावनी पहले मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा आपको मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि जब इनको टिकट मिल गया, टिकट मिलने से पहले ये रात दिन जो है वो तोप चाची का चक्कर लगाते रहती थी। सुबह 3 बजे गोला डीवीसी चौक पहुंच जाती थी, संतोष जी चलना है, जयराम भाई से मिलने जाना है, बात करने जाना है। लेकिन जैसे ही इनको टिकट मिलता है, जैसे ही झंडा, बैनर, फ्लैक्स मिलता है पार्टी की तरफ से, ना तो ये पार्टी को रिपोर्ट करती हैं, न पार्टी के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों को रिपोर्ट करती है आपका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है, आपका चुनाव कैसा चल रहा है, आपको किसकी जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करती हैं। चुनाव बीत जाता है, 1300 समथिंग इनका वोट आता है, काफी निराशाजनक। उसके बाद इनको बोला जाता है कि भाई आप ग्राउंड पे काम करिए, बैठक करिए, कमेटी का विस्तार करिए, बैठकों में जाइए, संगठन को मजबूत करिए, कार्यक्रम आयोजित करिए। अगर आपको गुमला क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम का जरूरत है, दमयंती मुंडा जी का कार्यक्रम का जरूरत है, या किसी भी नेता नेत्री का जरूरत है कार्यक्रम का, आप हमें वो प्लानिंग बताइए। लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आता है, ना तो ये किसी का फोन उठाती हैं, ना किसी का सुझाव मानती हैं। जब मामला आता है लालपुर स्थित जो झंडा उखाड़ने वाला जो विवाद होता है कि क्रिश्चियन और आदिवासी, उस समय भी टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा इनको बकायदा इज्जत के तौर पे दीदी बोल के यह आग्रह किया जाता है कि दीदी, समाज को तोड़ने जैसा कोई राजनीति हमें नहीं करना है, पार्टी की छवि खराब हो रही है और हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, बांटने का काम नहीं करते हैं। वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इस चेतावनी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर लगे हाथों वो कुर्मी। विधायक जी ने खुद उनको समझाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि संतोष भाई आपके थ्रू, संतोष दा आपके थ्रू वो आई थी पार्टी में, तो आपका उनसे बढ़िया क्लोजनेस है, आप उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि वो पॉजिटिव राजनीति करें, प्रोग्रेसिव राजनीति करें, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें। इस तरीके के सब समाज को बांट के वोट का पोलराइजेशन करने का उनका अगर कोई मोनोपोली है या उनका कोई कॉन्सेप्ट है तो वो अब झारखंड में वो नहीं चलने वाला है। लेकिन पार्टी और महतो समाज की तरफ से काफी उनको साथ दिया गया था इस मैटर में। लोग बहुत कमेंट्स भी कर रहे थे कि नहीं, निशा दी ठीक कर रही है। देखिए, अगर उस तरीके का कमेंट्स है तो वो कमेंट्स से हम पार्टी कोई अपना ये नहीं रखती है। अगर कुछ कमेंट्स करने वाले होते हैं तो आपको मैं अभी जो उन्होंने कुर्मी समाज के बारे में जो कमेंट जो बयान दिया है उस पर भी बहुत सारे मैं आपको कमेंट्स दिखा देना चाहता हूं, जिसमें संथाल भाई हैं, मुर्मू भाई हैं, टुड्डू हैं, तिर्की हैं, तमाम हंसदा लोग हैं जिन्होंने उनको कहा है कि निशा दी आप जो है कुर्मी समाज के बारे में जानकारी जुटाइए। मैं आपको स्क्रीनशॉट मुहैया कराया जा सकता हूँ। तो कमेंट्स तो पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव्स भी आते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो द्वेष फैलाने के समर्थक हैं। बिल्कुल।
अंधभक्ति फैलाने के समर्थक हैं, तो उनके कमेंट्स को नहीं, लेकिन आप ये जो रिसेंट जो प्रकरण हुआ है कुर्मी समाज वर्सेस आदिवासी जो इन्होंने प्रयास किया है, तो मैं कम से कम 100 ऐसे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लोकतंत्र 19 को मुहैया करा सकता हूं जो हंसदा है, तिरकी है। उन्होंने कहा है कि दीदी आपको जो है किसी भी समाज को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुर्मी समाज अगर मांग कर रहा है तो वो राज्य सरकार से मांग नहीं कर रहा है, वो केंद्र सरकार से मांग कर रहा है, और संवैधानिक देश में उचित प्लेटफॉर्म पे उचित मांग रखने का सबको अधिकार है। मांगे मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ चीजें हैं, इस पे आपको या राज्य सरकार के किसी लोगों को बयान देने से बचना चाहिए। चलिए अब थोड़ा समाज की भी हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है संतोष जी, लंबे समय से समाज की मांग रही है कि हमें एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन हमेशा ये सवाल खड़ा होता है कि झारखंड के ही कुर्मी समाज क्यों एसटी बनना चाहते हैं, बाहर के लोग इस पर क्यों अभी तक आंदोलन के लिए प्रयासरत नहीं है? देखिए, मेरा कहना है कि हम अगर अपना नाम न्यूटन रख लेंगे तो हम जो है न्यूटन के समानांतर नहीं हो जाएंगे, या हम अपना नाम आइंस्टीन रख लेंगे तो हम आइंस्टीन नहीं हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से नाम का फर्क को समझना होगा। जो बिहार के जो कुर्मी हैं, जो एमपी के जो कुर्मी हैं, जो उड़ीसा के कुर्मी हैं, जो यूपी के कुर्मी हैं, वो कुर्मी है। कुर्मी जी, कुर्मी है वो। और जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र में बृहद झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ीसा के बॉर्डर, बंगाल के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर बात कर रहा हूँ, सरगुजा मयूरभंज तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर जो बृहद छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग कुर्मी है। तो हमें कुर्मी और कुर्मी का फर्क समझना होगा। थोड़ा सा आपसे हम फर्क समझना चाहेंगे कि कुर्मी और कुर्मी में क्या फर्क है। देखिए, फर्क अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। देखिए, जब तक यहाँ पे राजाओं का शासन चल रहा था, तब तक कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आया, जब जमीनों के अधिग्रहण की बातें होने लगी, अपने सुविधानुसार जब अंग्रेजी हुकूमत जमीनों का अधिग्रहण करने लगी, उस समय बात आई उत्तराधिकार कानून की, यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट की। और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट आया 1885 में। 1885 में भारत सरकार, उस समय के भारत सरकार ने इंडियन सक्सेशन एक्ट लाया, जिसमें उत्तराधिकार का जो है वो नियम बनाए गए। और उस समय तत्कालीन विरोध हुए कि भाई आप जो ये, चूंकि उस समय जो मुसलमान थे उनके लिए शरीयत का कानून था, शरीयत के आधार पे वो अपने संपत्ति का बंटवारा करते थे। जो ईसाई थे वो विल जो होता है उनका, वसीहतनामा, वसीहतनामा में ईसाइयों का क्या है कि अगर दो भाई हैं, दो भाइयों में अगर संपत्ति का बंटवारा है तो वो उसके पिता या जो संपत्ति का मालिक है उसकी मर्जी है कि वो एक बेटे को 70% जमीन भी दे सकता है, दूसरे को 30% दे सकता है। ये उनके विल पे डिपेंड करता है, वसीयत पे डिपेंड करता है। लेकिन बाकी जो और समाज था उसमें जो संपत्ति का बंटवारा था या उस पे जो आधिपत्य की बात है, जो उत्तराधिकार की बात है, वो डिफाइंड नहीं था, जिसमें बौद्ध आते थे, हिंदू आते थे और जो समाज था। लेकिन इस पे अपोज किया गया, इस पे जो विरोध किया, दर्ज किया गया यहाँ के ट्राइब्स के द्वारा कि ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1885 है वो हमारे उत्तराधिकार नियम के खिलाफ है, जनजातियों के उत्तराधिकार के खिलाफ है, क्योंकि अन्य जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है और आदिवासी समाज चाहे वो कोई भी हो कड़िया, मुंडा, उरांव, कुर्मी, जितने हैं आदिवासी समाज, ये मातृसत्तात्मक है। तो हमारे पास ये जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट 1885 है वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे और चीजों के खिलाफ है। तब उस विवाद के निपटारा के लिए 1913 में एच.एस. रिस्ले द्वारा एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराया गया ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स का, कि ट्राइब्स कौन लोग हैं, नॉन ट्राइब्स कौन लोग हैं। और उस समय जो ट्राइब्स की लिस्ट आई, उस ट्राइब्स की लिस्ट में मुंडा भी थे, उरांव भी थे, हो थे, खड़िया थे, टोटल 13-14 से ज्यादा ट्राइब्स थे और कुर्मी भी थे उसमें। बाद में कुछ जनजातियों, कुछ और जातियों के द्वारा अपोज किया गया 1926 में, 1925-26 में, कि भाई इसमें हमारा भी इंक्लूजन होना चाहिए, इनका एक्सक्लूजन होना चाहिए, ऐसा। बाद में रिवाइज्ड सर्वे हुआ और फाइनल पब्लिकेशन हुआ, गैजेटियर में पब्लिश हुआ 1931 में।
कौन सा गजेटियर था? ये वेस्ट बंगाल गजेटियर था, वेस्ट बंगाल उड़ीसा गजेटियर था। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, लेकिन वो सरकारी गजेटियर था। और उस गजेटियर में ये पब्लिश हुआ कि 13 जातियां जो हैं वो ट्राइब्स हैं। 13 टोटल ट्राइब्स जातियों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 12, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 12 जो ट्राइब्स हैं वो वर्तमान में शेड्यूल्ड हैं। टोटल 13 ट्राइब्स शॉर्टलिस्ट हुए, जिसमें 12 लोग इन लिस्ट हैं, फिलहाल सूचीबद्ध हैं, सिर्फ और सिर्फ कुड़मी को छोड़ के। कुड़मी को हटा दिया गया 26 में, छूट गया, हटा दी गया, कोई साजिश किया गया या कलर्कियल मिस्टेक हुआ या आई डोंट नो, वी डोंट नो। हमारा समाज इसी बात को तो जानना चाहता है, हाँ ढूंढ रहा है, और ये दिखाना चाहता है दस्तावेजों के आधार पे कि जो 1931 का जो फाइनल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हुआ उस पे हम ट्राइब्स में शॉर्टलिस्ट थे। फिर किस कारण से 13 ट्राइब्स में से 12 लोग तो सूचीबद्ध हो गए, लेकिन हम छूट गए। लेकिन तो हमारी मांग जो है वो आदिवासी घोषित करने को लेकर नहीं है। हम आदिवासी थे, हैं और आदिवासी ही रहेंगे, लेकिन हमारी मांग है सूचीबद्ध को लेके कि सरकार हमें सूचीबद्ध करे कि ये ट्राइब्स की तो इसमें कुर्मी और कुड़मी कहाँ से अलग होते हैं? देखिए, कुड़मी जो छोटा नाग, ये पूरा जो बातचीत है या जो मैंने पूरा सेंसस, आप बाहर के जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये लोग कुर्मी हैं जी। तो किस हिसाब से, कोई तो एक पॉइंट होगा कि यहाँ के कुर्मी है और वो कुर्मी है, मैंने बताया कुछ तो एक पतला लाइन होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो मानव का उत्तरोत्तर विकास हुआ, उस आधार पे ही आप जनजाति हैं और जाति हैं। अच्छा। आप विकसित हैं, नॉन विकसित हैं, ठीक है। तो जो मानव शास्त्र का जो अध्ययन है, मानव शास्त्र ने ही डीएनए का अध्ययन किया, उनके कल्चर का अध्ययन किया, उनके ओरिजिन का अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पे ही 13 ट्राइब्स शॉर्टलिस्ट हुए कि भाई छोटा नागपुर क्षेत्र में ये जो ट्राइब्स हैं वो अनुसूचित, हाँ, उसमें इंक्लूडिंग कुड़मी भी हैं जो कि जनजाति की श्रेणी में है। लेकिन इसी पर कई इतिहासकारों का कहना है कि कुड़मी समाज ने ही खुद से कोलकाता हाई कोर्ट में यह आवेदन दिया था कि हमें एसटी सूची से हटाया जाए। ये आपको, जब हम इतिहासकारों से बातचीत करते हैं, उनका कहना है कि आप धनबाद गजेटियर देख लीजिए, रांची गजेटियर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ये कलकत्ता हाई कोर्ट गए थे अपने आप को एसटी सूची से हटाने के लिए और उसके बाद से फिर ये हट गए हैं, मतलब खुद हटना चाह रहे थे, अपने आप को शिवाजी के वंशज मानते हैं ये लोग। देखिए, कालांतर में बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं देश में, विश्व स्तर पे, राज्य स्तर पे बहुत सारी भूल हुई है, मानवीय भूल बोल लीजिए या फिर राजनेताओं की गलती बोल लीजिए या जननायकों की गलती बोल लीजिए या अगुवाओं की गलती बोल लीजिए। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं, कुछ त्रुटियां अगर हुई भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह की गलतियों का वजह पूरे समाज को तो नहीं दिया जा सकता है? ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। अगर परिवार में कोई एक आदमी चोरी में अगर संलिप्त होता है तो पूरे परिवार को सजा नहीं दिया जा सकता है। ऐसी गलती हुई है, जो ऐतिहासिक भूले हुई हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म में कुछ भूले लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन उस गलतियों के आधार पे किसी की आदिवासियत खो नहीं सकती है। हमारा जो डीएनए है, हमारा जो ओरिजिन है, वो तो नहीं बदल सकता है। जैसे आपने रिसर्च का आपने अभी बताया था कुड़मी और कुर्मी को लेकर, टीआरआई ने भी एक रिसर्च किया था और जिसकी रिपोर्ट 2004 में सोमा मुंडा ने की थी, उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका कहना है कि कुड़मियों का रहन सहन, खान पान, बातचीत करने का तरीका, उठना बैठना, हाव भाव, सब कुछ आदिवासियों से अलग है। पूजा पाठ हो या जो भी विधि विधान हो, ये सारा कुछ अलग है, हिंदू से मिलता जुलता है और उनको यथास्थिति में रखा जाए। वो रिपोर्ट हमारे पास भी है, इस पर क्या कहिएगा संतोष जी? देखिए, टीआरआई की जो रिपोर्ट है वो पक्षपात पूर्ण है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना आंकड़ों को जुटाए हुए, बिना प्रॉपर पता नहीं साजिशन या इरादतन, जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन उस टीआरआई के रिपोर्ट पे हम लोग सवाल उठाते हैं। आप जहाँ तक वे ऑफ लाइफ, अगर आप किसी के कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर इंक्लूड करता है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ वर्शिप। मतलब आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा जीवन यापन करते हैं और आपकी पूजा पद्धति क्या है, ये तीनों चीज़ों को मिला के कल्चर कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। अगर आप वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ वर्शिप की अगर तुलना करते हैं सूचीबद्ध आदिवासियों से और कुड़मियों से, तो आपको कहीं पे भी विषमता दिखाई नहीं देती है। जो विषमता की बात कर रहे हैं लोग, तथाकथित
आदिवासी अगुआ या भटके हुए लोग, अगर वो कहते हैं कि मंदिरों में पूजा कुर्मी कर रहे हैं, तो क्या मुंडा मंदिरों में पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या संथाल मंदिरों में पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या उरांव जो है वो केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं घूम रहे हैं? क्या वो बोल बम हमारे नहीं मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जा रहे हैं ना, बिल्कुल जा रहे हैं। तो किसी एक के केदारनाथ बद्रीनाथ बोल बम जाने से जो है वो उसका धर्म नहीं, उनके धर्म के सम्मान करने से या कहीं किसी दूसरे धर्म में श्रद्धा प्रकट करने से जो है उनका ओरिजिन और उनका डीएनए या उनका ट्राइबल जो इनपुट्स है, जो ट्राइबल डीएनए है, वो तो नहीं बदल जाएगा ना, वो नहीं बदल सकता है। आप कहीं चले जाएंगे कुर्मी के गांव में, वहां आप मंदिर देख रहे हैं, लेकिन आप मड़ई क्यों नहीं देख रहे हैं? आप मड़ई देखिए, आप वहां के गांवा देवती देखिए, आप वहां का गांव गोड़ाइत देखिए, आपको समझ में आएगा। आप वहां के बघौत देखिए, आपको देखने, आप पूछेंगे किसी से तब ना कि भाई आपका कुर्मी गांव है, आपका गांव गोड़ाइत कहाँ है। आपको क्या लगता है कि टीआरआई जब गई होगी रिसर्च करने तो गांव-गांव या वहां के लोगों से बातचीत नहीं की होगी? बिल्कुल नहीं किया गया है, एकदम अनाप शनाप रिपोर्ट बना दिया गया है, कॉपी पेस्ट करके साजिशन जो है इस तरीके का रिपोर्ट जारी किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप किसी भी कुर्मी बहुल गांव में चले जाइए, आपको आज भी वहां पे मड़ई जो है वो सबसे सम्मानित स्थान पे दिखेगा। लेकिन संतोष जी, आपने जो चीजें कही, मड़ई, गवा देवती, ये सारी चीजें होती है। मड़ई मैंने खुद देखी है कुर्मियों के गांव में, लेकिन सरना स्थल मैंने कहीं नहीं देखा है। देखिए आप जिसको सरना स्थल बोल रहे हैं उसको हम लोग गांवा देवती भी बोलते हैं। सरना स्थल में होता क्या है? पेड़ होता है, उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो गांवा देवती है वहां पे भी हम लोग पेड़ है, वहां पे हम लोग पूजा करते हैं। मेरा कहना है कि आप आदिवासियों का कोई एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो कोई नहीं कर सकता है। क्या मिजोरम के आदिवासी झारखंड के आदिवासियों जैसा ही पूजा करते हैं क्या? अलग है। क्या इस्लाम मानने वाले आदिवासी नहीं है क्या हिंदू धर्म को मानने वाले आदिवासी नहीं है क्या? आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप हरियाणा के क्षेत्रों में चले जाइए, आप राजस्थान के क्षेत्रों में चले जाइए, जो वहाँ मतलब जो कट्टर आदिवासी हैं वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो धर्म के आधार पे आदिवासियत का बंटवारा नहीं होता है। आपके समाज की ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये पूरे झारखंड की लड़ाई है। अगर हम ट्राइबल स्टेटस का दर्जा राज्य को दिलाना चाहते हैं, और एक तरफ हम बोलते हैं कि अगर हम आपसे ही सवाल पूछते हैं कि राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है, तो आप बोलेंगे 22 से 26%। हाँ, हम चलिए हम 30% मान लेते हैं। तो क्या इस 30% आधार पे, हालांकि 30% का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या 30% के आधार पे ये आदिवासी बहुल राज्य कहा जा सकता है क्या? बाकी 70% अगर आपके कथनानुसार हम मानते हैं कि 26% आबादी आदिवासियों की है, इसका मतलब 74% आदिवासी गैर आदिवासी हैं, 74% लोग गैर आदिवासी हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये ट्राइबल स्टेट तो नहीं हुआ, फिर ये तो नॉन ट्राइबल स्टेट हो गया। एक तरफ आप बोलेंगे कि ये ट्राइबल स्टेट है, यहाँ आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों के आधार पर झारखंड का अलग राज्य गठन हुआ है, फिर आप जो है प्रतिशत अपना अल्पसंख्यक प्रतिशत बताते हैं। कैसे राज्य है संतोष जी जहाँ 6 शेड्यूल चलता है, लेकिन वहां भी आदिवासियों की आबादी बहुत कम है? हाँ, बात सही है, लेकिन हम झारखंड के संदर्भ में भी बात करते हैं। झारखंड में आदिवासियों के का प्रतिशत है या पॉपुलेशन जो है वो कुर्मी और आदिवासी दोनों को मिला के, यानी जो 13 जनजातियां मैंने बताया 1931 के सर्वे रिपोर्ट में, वो 13 जातियों को मिला के ये ट्राइबल स्टेट का दर्जा इसको मिला हुआ है। चलिए, आखिरी सवाल, 20 तारीख की क्या तैयारी है? देखिए, 20 तारीख में हमारे कुर्मी समाज के द्वारा टोटल 100 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, रेलवे स्टेशन। चूंकि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, तो 100 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं और अलग अलग अगुवाओं को अलग अलग स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारा प्रयास है कि इस बार हम लोग ये जो बंदी है इसको ऐतिहासिक करेंगे, रेल टेका आंदोलन को ऐतिहासिक रेल टेका बनाएंगे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को भी हम यह अपील करना चाहते हैं कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, हमारी मांगे जायज हैं, आम आदमी को इस रेल टेका से परेशानी ना हो, इसीलिए भी शांतिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। पिछला हमारा रेल टेका भी शांतिपूर्ण रहा है, किसी तरीके के कोई जो है वो जो असामाजिक चीजें हैं वो नहीं हुई हैं। इस बार भी हम लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास आप किस स्टेशन में रहेंगे? देखिए, अभी मूरी और बरकाकाना स्टेशन, 2 स्टेशन का चॉइस हमें दिया गया है। मैं मूरी या फिर बरकाकाना स्टेशन पे रहूंगा अपने तमाम समर्थकों के साथ में, तमाम समाज के लोगों के साथ में। हम लोग बरकाकाना या मूरी स्टेशन पे रहेंगे। चलिए, तो संतोष जी हमारे साथ थे
और इन्होंने निशा भगत के आरोपों पर भी अपनी बात को रखा है। समाज का जो संघर्ष है, जो मांग है, उसे भी आपके सामने रखा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने जैसे शुरू में भी कही थी कि बहुत सारी चीज़ें दबी रहती हैं। जब कुछ विरोध होता है या फिर पार्टी से निकाल दिया जाता है तो चीज़ें सामने आती है। उसके बाद लोग सच्चाई भी जानना चाहते हैं कि आखिर अगर निशा भगत ये सब आरोप लगा रही है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न संतोष महतो ने अपने तरफ से बता दिया है कि कैसे इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया। आगे की पूरी कहानी आपके सामने है। पार्टी का संघर्ष भी बताया है। 20 तारीख की तैयारी क्या है वो भी बताया है। जो संतोष महतो के समर्थक हैं, जो इनके साथ जाना चाहते हैं, वो मुरी या बड़काकाना स्टेशन में 20 तारीख को इनका इंतज़ार कर सकते हैं। ये पूरी पार्टी के साथ, समाज के लोगों के साथ रेल टेका आंदोलन में भाग लेंगे। चलिए आगे की पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती समय दिया आपने। जोहार, सभी दर्शकों को जोहार। चलिए, जोहार रहेगा।